हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करके हम रिपीटेशंस को रोक सकते हैं। तो आइए अब आगे की बात करते हैं और जहां पे हमें लाइक कीवर्ड के बारे में जानना है। एक्चुअली लाइक क्लाउज क्या है? ये पैटर्न मैचिंग के काम में आता है। जैसे कि आप रिलेशनल ऑपरेटर का आपने यूज करके आपने कुछ क्वेरी लिखा था जहां पे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, आपने कुछ ऐसे क्राइटेरिया लगाए थे वहां पे। ठीक है, जैसे मैं आपको क्वेरी करके दिखाता हूं कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर, है ना, फर्स्ट नेम इक्वल टू नेहा। नेहा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे वो रिकॉर्ड दिखे जिसके पहले नाम में पहला लेटर, नाम का पहला लेटर एन आता हो। तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा ऐसे। तो यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर को अगर मैं यूज करूं तो वो हमेशा एक्यूरेट वैल्यू यानी कि सेम वैल्यू पे काम करेगा। बट हमें पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग में से कुछ निकालना है, हमें उसको मैच कराना है। तो इसके लिए, जैसे कि हम स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग कहते हैं, इसके लिए आपको लाइक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। और लाइक कीवर्ड अकेला नहीं आएगा, इसके दो ब्रदर हैं, दो भाई हैं जो इसके साथ आते हैं। एक का नाम है परसेंट और दूसरे का नाम है अंडरस्कोर। जब आप परसेंट सिंबल का यूज करते हैं तो परसेंट सिंबल क्या करेगा? जीरो और मोर नंबर ऑफ रैंडम कैरेक्टर्स को रिप्लेस करता है, जबकि अंडरस्कोर सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्लेस करता है। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है कि आपको उस सारे टीचर्स का नाम दिखाना है जो लेटर एस से स्टार्ट होता है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा? सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम टीचर वेयर। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वेयर लाइक को देखिए, लाइक से पहले उस कॉलम का नाम आया जिस कॉलम को कंपेयर करना चाहते हैं। और यहां पे देखिए इन्होंने क्या लिखा है? एस परसेंट, और ये डबल कोट्स के अंदर ही लिखा जाता है। डबल या सिंगल कोट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो एस परसेंट का मतलब हो गया कि पहला कैरेक्टर तो एस होगा, लेकिन दूसरा कैरेक्टर या उसके आगे का कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। तो ये रैंडम कैरेक्टर्स का मतलब यहाँ पे यही होता है। जीरो का मतलब होता है कि एस के बाद कुछ नहीं भी हो सकता है और एस के बाद जीरो से ज्यादा कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट नेम जब आउटपुट आया तो सारे नाम, वही सारे नाम आपको दिख रहे हैं जो कि एस से स्टार्ट हुआ था। अब इसी जगह पे मान लीजिए कि आपको अंडरस्कोर का यूज करना है। तो जैसे यहां पे क्वेरी है, टू रिट्राइव द नेम्स ऑफ ऑल टीचर्स हैविंग 6 कैरेक्टर्स इन देयर नेम। अब उनके फर्स्ट नेम में 6 कैरेक्टर होने चाहिए। अब हमें नहीं पता कि इनके नाम में फर्स्ट कैरेक्टर हो, साथ ही साथ वो एस से स्टार्ट भी होना चाहिए। तो जरा सा क्वेरी को देखते हैं कि सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम टीचर वेयर फर्स्ट नेम लाइक। ठीक है, और अब एस के बाद देखो, इसने इस यहाँ पे क्या था? टोटल 6 कैरेक्टर होने चाहिए जिसमें पहला कैरेक्टर एस होगा। तो यानी कि 5 अननोन कैरेक्टर हैं। अगर आप यहाँ पे परसेंट लगा दोगे तो 5 से ज्यादा भी अननोन कैरेक्टर वाले नाम आ जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। बट आपको यहाँ पे सिर्फ 5 कैरेक्टर वाला ही नाम चाहिए था। तो 5 अंडरस्कोर सिंबल को आपको यहाँ पे लगाने होंगे, 5 अंडरस्कोर आपको लगाने होंगे। तो देखिए जब रिजल्ट आएगा तो कुछ इस तरीके से आने वाला है। टू द ट्राइब्स ऑफ नेम्स ऑफ ऑल टीचर्स हैविंग एट लीस्ट 6 कैरेक्टर्स, मतलब ऐसे ही नाम चाहिए जिसमें कम से कम 6 कैरेक्टर हो। फर्स्ट नेम में कम से कम 6 कैरेक्टर हो उसके नाम में। आगे स्टार्ट किससे हो रहा है नहीं पता, एंड किससे हो रहा है नहीं पता, बट नाम में कम से कम 6 हो। कम से कम 6 का मतलब वो 6 से ज्यादा भी हो सकता है। तब आप देखिए यहाँ पे क्या किया गया, 6 अंडरस्कोर के बाद एक परसेंटेज सिंबल लगा दिया गया, सो दैट कि एनी नंबर ऑफ अननोन कैरेक्टर्स को आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। तो आइए जरा सा इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अभी मैंने क्वेरी लिखा था, तो मैं यहाँ पे n% लगा दूंगा। तो क्या हो गया? अभी भी एरर आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने इक्वल टू ऑपरेटर को यूज किया था। मुझे क्या यूज करना था? मुझे यहाँ पे लाइक क्लाउज को यूज, लाइक कीवर्ड को यूज करना था। तो देखो हमारे वो सारे नाम आ गए जो एन से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए मुझे वो नाम चाहिए जिसके नाम के लास्ट कैरेक्टर में टी हो, जिसके नाम के लास्ट कैरेक्टर में टी हो, तो आपको क्या करना होगा? पहले परसेंट लगाना पड़ेगा और परसेंट के बाद लास्ट में टी लिखना पड़ेगा। अब आप एंटर दबाइए तो देखिए आपको वो नाम मिल रहा है जिसके लास्ट कैरेक्टर में टी है। मान लीजिए मुझे वो नाम चाहिए जो 5 कैरेक्टर का ही हो, जिसके नाम में टोटल 5 कैरेक्टर हो। तो अंडरस्कोर 1 2 3 4 5, कोई स्पेस मत दे दीजिएगा यहाँ पे, जैसा कि बुक के अंदर दिखाया जा रहा है। आपको 5 अंडरस्कोर कैरेक्टर काउंट करके लगाने हैं। एंटर लगाइए तो देखिए ये सारे वो नाम है जिसके अंदर में 5 कैरेक्टर्स का नाम है। अगर मान लीजिए मुझे 4 कैरेक्टर्स का नाम चाहिए, तो मैं यहाँ से एक अंडरस्कोर को डिलीट कर दूंगा तो सिर्फ मुझे वो नाम मिलेगा जिसके कि 4 कैरेक्टर्स।
समझ रहे हैं बात को? तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल लाइक पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, पहला कैरेक्टर तो कुछ भी हो सकता है, पहला कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, बट दूसरा कैरेक्टर ए होना चाहिए, दूसरा कैरेक्टर ए होना चाहिए और उसके बाद कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकता है। तो आप इस तरह से लिखेंगे तो देखिए, सबका दूसरा कैरेक्टर आप चेक कीजिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए लिखा हुआ है। तो ये वो रिकॉर्ड आ गए। इसी तरीके से मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई लास्ट कैरेक्टर तो एच होगा, लास्ट कैरेक्टर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके पहले वाला कैरेक्टर बी होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे सौरभ आ गया, सौरभ का लास्ट कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेकंड पोजीशन पे क्या है, एच है। किसी ने कहा कि मुझे वो नाम दिखाओ जिसके थर्ड पोजीशन पे एन आता हो, जिसके थर्ड पोजीशन पे एन आता हो, तो दो अंडरस्कोर एन लगा दिया, परसेंट सिंबल लगा दिया कि अब ये क्या करेगा, थर्ड पोजीशन पे वो नाम दिखा रहा है जिसके थर्ड पोजीशन पे एन आता हो। अब आप चेक कर सकते हैं आपके आउटपुट को। इवन कि डेट ऑफ बर्थ में भी आप इस चीज को लगा सकते हो। मान लो मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जो जिसका डेट ऑफ बर्थ 80 से 90 के बीच में, मतलब 80 वाला 90 डेट ऑफ बर्थ हो, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह पे क्या लगाऊंगा, फर्स्ट नेम की जगह पे आपको सबसे पहले लिखना होगा डेट ऑफ बर्थ, आपको सबसे पहले लिखना होगा डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अब मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे 80 वाले सेशन चाहिए 1900 से, तो चलो शुरुआत में कुछ भी हो, लेकिन थर्ड पोजीशन पे क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो वो 80 वाले हो जाएंगे, 80 से लेके 89 तक के जितने भी डेट ऑफ बर्थ होंगे वो सारे आपको दिखाई देंगे। अब आप देखिए यहाँ पे आ गए, सारे 80 वाले हैं। मैंने कहा नहीं 70 वाले दिखाओ, ऐसे दिखाओ जिसका डेट ऑफ बर्थ 70 के आसपास में आता होगा, 70 से लेके 79 के बीच में आता होगा। तो अब देखो 70 वाले आ गए यहाँ पे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरीके से आप क्वेरी कर सकते हो। मान लो आपको ये देखना है कि भाई वो डेट ऑफ बर्थ दिखाओ जिसमें कि मंथ, मतलब जो फरवरी के महीने में, अप्रैल के महीने में जिनका डेट ऑफ बर्थ आता हो। तो आप क्या करोगे, पहले 4 डिजिट लगाओ, एक अंडरस्कोर लगाओ, 1 2 3 4, उसके बाद क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, जीरो आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा। 4 के बाद क्या आएगा, 2 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, छोड़ दो इसको ऐसी तरह से। देखो ये सारे हैं जो चौथे महीने में जन्म लिए थे। मान लीजिए मुझे वो चाहिए जो दूसरे महीने में जन्म लिए होंगे, एंटर दबा दो, एक रिकॉर्ड यहाँ भी मिल गया। तीसरे महीने वाले अगर देखना है तो एक रिकॉर्ड यहाँ से देख लो। सॉरी ये गलत हो गया क्वेरी, है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 लिखना है और एंटर दबाइए। यहाँ पे एरर आ गया, यूज द नियर सिंटेक्स 3। क्या हो गया, लाइक दिस। अच्छा, डबल बार कोट्स आ चुका है ऐसे, हैं? क्या हो गया इसको, नहीं ठीक है। 2 में आउटपुट आ रहा है, 3 में क्या हो गया इसको। You have an error in SQL. Check the manual correspondence, teacher, syntax used in year 3. कोई नहीं, एरर नहीं है ये, ऐसी ठीक है। हो सकता है कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा हो इसको यहाँ पे, तो इसलिए वो क्वेरी प्रॉपर नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन ऐसे में तो नल सेट आना चाहिए। चलो 3 वाला कोई डाटा नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से आप लाइक पैटर्न को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई काफी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर बाई का काम क्या होता है, रिकॉर्ड को अरेंज करना। कई बार आप इंफॉर्मेशन को शॉर्ट करना चाहते हैं, रिजल्ट को शॉर्ट करना चाहते हैं, तो शॉर्टिंग के लिए हमेशा हम ऑर्डर बाई क्लॉज को यूज करते हैं। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, ऑर्डर बाई क्लॉज हमेशा फॉलोड बाई एट्रीब्यूट्स होगा। मतलब जिस कॉलम के ऊपर आप शॉर्टिंग करना चाहते हैं उसके लिए बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर वाइज है वो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करता है। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए या असेंडिंग ऑर्डर के लिए स्पेशली अगर आपको बताना है तो आप एएससी या डीएससी कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। डीएससी डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए होता है और एएससी असेंडिंग ऑर्डर के लिए होता है। बाय डिफॉल्ट ऑर्डर मैंने अभी बताया था वो हमारा असेंडिंग ही रहता है। एक चीज और ध्यान रखना है, ऑर्डर बाय क्लॉज हमेशा लास्ट में यूज किया जाता है। ये ध्यान रखना, वेयर से पहले इसको इस्तेमाल मत कर देना। अगर वेयर हो तो वेयर के बाद ऑर्डर बाय क्लॉज को लगाना। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ नेम्स तो टीचर्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर में दिखाया जा रहा है। तो इसने क्या किया, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और यहाँ पे फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। अब आप जरूरी नहीं कि यहाँ पे लास्ट नेम लिखा जाता, नहीं भी लिखा जाता तब भी हमारा काम हो जाता। तो मैंने जैसे यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर और यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट नेम के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में सभी को अरेंज करके दे देगा। अब इसमें ऐसा कोई नाम तो है नहीं जो डुप्लीकेट हो रहा है, कहीं भी नाम कोई डुप्लीकेट नहीं हो रहा है, तो हमें लास्ट नेम की जरूरत नहीं होगी। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं जेंडर वाइज भी करना चाहता हूँ,
मैं जेंडर वाइज़ भी करना चाहता हूँ। तो इसने क्या किया सारे फीमेल्स स्टाफ्स को अब देखो ये सारे जेंडर वाइज़ या नाम वाइज़ तब होते हैं ना जब डुप्लीकेट होता है। अब मैं पहले वाले को जेंडर कर देता हूँ और उसके बाद मैं फर्स्ट नेम कर देता हूँ। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, अब आउटपुट आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जैसा कि मैंने बताया था कि ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डरिंग करता है। अब इसके ऑर्डरिंग का सीक्वेंस क्या होगा? पहले ये जेंडर के बेसिस पे सारे रिकॉर्ड को फ़िल्टर करेगा। अब जैसे ही डुप्लीकेट जेंडर मिला, अब देखो ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, तो यहाँ पे क्या करेगा ये नेम के बेसिस पे ऑर्डरिंग स्टार्ट कर देगा। पहले जेंडर के बेसिस पे रिकॉर्ड को फिल्टर किया, फिर जब डुप्लीकेट जेंडर दिखाई दिए तो उनको आपस में नेम के बेसिस पे, फर्स्ट नेम के बेसिस पे ऑर्डरिंग कर दिया यहाँ से। आप देख सकते हो इस जगह भी, ठीक है? अब क्योंकि यहाँ पे आपने कुछ दिया नहीं था, तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर लिख देता हूँ, जेंडर के बाद मैंने लिख दिया DESC, तो मेरा कहना है कि पहले मेल को दिखाओ फिर फीमेल दिखाओ और उनमें फर्स्ट नेम के बेस पे ऑर्डरिंग करके दिखाओ। तो देखो अब इसने क्या किया, मेल वाले सारे एम्प्लॉय यहाँ पे दिखा रहे हैं और नाम को देखो इन्होंने अल्फाबेटिकली रखा है इस जगह पे। तो इस तरीके से आप इसको ऑर्डरिंग कर सकते हो। अब मान लो फर्स्ट नेम की जगह पे मैंने यहाँ पे लिख दिया लास्ट नेम, मैंने यहाँ पे लिख दिया लास्ट नेम, मुझे फर्स्ट नेम नहीं चाहिए, मुझे लास्ट नेम चाहिए, तो आपने यहाँ पे लास्ट नेम लिख दिया। अब लास्ट नेम में मैं चाहता हूँ कि ये डिसेंडिंग रहे, ये डिसेंडिंग रहे, तो एंटर दबा दो। तो देखो लास्ट नेम में भी इन्होंने क्या किया, अपंत, मेहता, गुप्ता, नल, नल, तो इन्होंने क्या किया, अल्फाबेटिकली इसको अरेंज कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। नल वैल्यू का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए सबसे बॉटम में आ रहा है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे लास्ट नेम में असेंडिंग लगा दूं, मान लो ASC लगा दूं, तब देखो आउटपुट क्या हो गया, पहले नल वाले आ गए सारे, फिर गुप्ता आ गए, फिर मेहता आ गए, फिर पंत आ गए और ये मेल के हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है? तो ये रहा आपका ऑर्डर बाय क्लॉज। इसमें बस इतना ही है, ज्यादा चीज है नहीं इसके ऊपर, ध्यान रखिएगा। डिपार्टमेंट नेम देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर से ये दिखा रहा है डिपार्टमेंट का, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर नेम्स, ठीक है? तो इस तरीके से आप डिपार्टमेंट नेम को भी देख चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको अलग-अलग कॉलम्स पे सॉर्टिंग करना है, टू रिट्राइव द नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर्स ऑफ ऑल द टीचर्स। अब आपको क्या चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर्स ऑफ ऑल द टीचर्स ऑर्डर्ड बाय डिपार्टमेंट नंबर विद द ईच डिपार्टमेंट ऑर्डर बाय द नेम्स ऑफ द टीचर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब सबसे पहले उसने डिपार्टमेंट नंबर पे ऑर्डरिंग किया, फिर नेम पे क्या कर दिया, डिसेंडिंग लगा दिया, लास्ट नेम पे डिसेंडिंग लगा दिया। यहाँ पे लास्ट नेम का डिसेंडिंग लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट नेम पे ही काम कर जाएगा। तो ये समझ में आ रहा होगा, अभी मैंने आपको दिखाया है। टू टेस्ट वेदर अ वैल्यू इज अनअवॉइडेबल और अननोन और नॉट एप्लीकेबल इन अ कॉलम, यानी कि नल वैल्यू। अब नल वैल्यू को आप कंपेयर कैसे करोगे? देखो नल वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, नल वैल्यू को अगर आपको कंपेयर करना है तो उसके लिए आप इस कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल मत भूलिएगा इसको, क्योंकि आप अगर इक्वल टू के साथ नल वैल्यू को चेक करेंगे तो वो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। इज और इज नॉट का इस्तेमाल करके हम नल वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए आप ऐसे रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं जिसके लास्ट नेम में कुछ नहीं दिया गया है, यानी कि नल वैल्यू दिया हुआ है। जिसके लास्ट नेम में क्या दिया हुआ है, नल वैल्यू दिया हुआ है। तो मान लो ऐसे रिकॉर्ड को अगर देखना हो तो आपको लगाना पड़ेगा कमांड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर लास्ट नेम। मैं आपको एक बार गलत करके दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे सिंपली नल लिखा, सिंपली नल लिखा, कोई आउटपुट नहीं आया। मैंने नल को सिंगल या डबल कोट्स में बंद कर दिया। ध्यान दीजिएगा, नल एक वैलिड एम्पटी वैल्यू है, कभी भी सिंगल या डबल कोट में बंद होकर नहीं लिखा जाएगा ये। तो यहाँ पे हमें, अगर मैं यहाँ पे इज लगा दूं तब चेक करते हैं तो एरर आ गया, क्योंकि नल वैल्यू के साथ हम स्ट्रिंग नहीं लगा सकते हैं। समझ रहे हैं हमारी बात को? तो यहाँ पे क्या करना होगा, इस नल को ऐसे हटाइए, यहाँ से भी हटाइए, सिंपली इस तरीके से कमांड लिखिए। तो देखिए आपके सामने रिकॉर्ड कमांड, एक्चुअल कमांड क्या है, वेयर लास्ट नेम इज नल। अब मान लीजिए मुझे वो रिकॉर्ड देखने हैं जिसके लास्ट नेम में नल नहीं है, तो इज के आगे आप नॉट लगा दीजिए, तो आपको वही रिकॉर्ड दिखाई देगा जिसके लास्ट नेम में नल वैल्यू नहीं दिखाई दे रहा है। काफी स्पेसिफिक है और ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। we can have another query where clause if condition is based on the result of another query as shown below। अब कई बार क्या होता है कि आपको मल्टीपल क्वेरी करने होते हैं। मल्टीपल क्वेरी का मतलब है एक क्वेरी दूसरे क्वेरी के अंदर से आएगी, एक क्वेरी दूसरे क्वेरी के अंदर से आएगी। तो मतलब क्या है कि अब देखो, टू रिट्राइव द नेम ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स हैविंग फीमेल टीचर्स, मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट का नाम चाहिए, है ना, हैविंग फीमेल टीचर्स, मतलब उन डिपार्टमेंट्स का नाम चाहिए। तो देखो इसने कैसे काम किया, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नेम, डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नेम निकाला फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट आईडी
इन। अब इन क्लॉज का इस्तेमाल करके इन्होंने क्या किया, एक नेस्टेड क्वेरी लिखा यहाँ पे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम टीचर वेयर जेंडर इक्वल टू एफ। तो इस तरीके से आप नेस्टेड क्वेरी बना सकते हैं। नेस्टेड क्वेरी क्या होता है, अ क्वेरी विद इन द अनदर क्वेरी। जब किसी दूसरे क्वेरी के अंदर में क्वेरी लिखा जाए तो इसे हम नेस्टेड क्वेरी कहते हैं। आउटर वन क्वेरी को हम आउटर क्वेरी कहते हैं, और जो अंदर में यानी कि ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, ये वाला जो क्वेरी आपको दिख रहा है, इसे हम इनर क्वेरी कहेंगे। दिस इज कॉल्ड द इनर वन, इनर क्वेरी। हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले एग्जीक्यूशन इनर क्वेरी का होगा, और इनर क्वेरी के आउटपुट के बेस पे आउटर क्वेरी का परफॉर्मेंस चेंज होता है। द इनर क्वेरी विल रिटर्न दोज डिपार्टमेंट आईडीज यहाँ पे जिसके फीमेल टीचर्स हैं, एंड आउटर क्वेरी विल रिट्राइव द नेम्स ऑफ दोज डिपार्टमेंट्स रेस्पेक्टिवली। और आउटर टीचर्स क्या करेगा, उसके डिपार्टमेंट्स का नाम निकाल के देगा। तो मतलब क्या था कि आपको वो रिकॉर्ड चाहिए थे, उनके डिपार्टमेंट्स का नाम चाहिए थे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, मैंने टीचर वेयर, वेयर जेंडर इक्वल टू फीमेल, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि ये डिपार्टमेंट के नंबर तो आ गए, लेकिन मुझे डिपार्टमेंट का नाम चाहिए, मुझे डिपार्टमेंट का नाम चाहिए। तो डिपार्टमेंट का नाम कैसे आएगा, तो डिपार्टमेंट का नाम निकालने के लिए अब यहाँ पे हम या तो ज्वाइन क्वेरी भी लिख सकते हैं, या हम नेस्टेड क्वेरी भी लिख सकते हैं। तो चलिए पहले नेस्टेड क्वेरी से ही देखते हैं। जैसे इन्होंने लिखा, और चाहिए डिपार्टमेंट का नाम डिस्टिंक्ट चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एक ही नाम। अब मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ डिपार्टमेंट नेम, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम। अब ये डिपार्टमेंट नेम कहाँ से आएगा, फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल से आएगा। किस टेबल से आएगा, डिपार्टमेंट टेबल से आएगा। तो यहां से देखो सारे डिपार्टमेंट का नाम आ गया। अब इस क्वेरी के अंदर, अब इसको मैं कंट्रोल करना चाहता हूं, वेयर, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू, अब मैं डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू लिखना चाहता हूं। तो यहां पे मुझे क्या करना होगा, अब क्योंकि इक्वल टू में अगर मान लो मैं एक डिपार्टमेंट लगा दूं 1 2 3 4, तब तो ठीक है। लेकिन क्योंकि मल्टीपल डिपार्टमेंट से बिलोंग करेंगे ना वो सारे फीमेल टीचर्स, तो उसके लिए एक क्लाउज आता है जिसको बोलते हैं इन क्लाउज। अब इन क्लाउज को जरा ध्यान से समझना। मैंने यहाँ पे लिखा 1 3 6 या 9। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उन सारे डिपार्टमेंट को दिखाओ जिसकी डिपार्टमेंट आईडी या तो 1 है, या 3 है, या 9 है। इसे हम लिस्ट कहते हैं। इनके साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो इसे हम लिस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है कि ये लिस्ट जो है, यहाँ पे तो मैंने मैनुअली लिख दिया, लेकिन मुझे तो वो वाला डिपार्टमेंट नंबर चाहिए जिसमें फीमेल टीचर्स काम कर रहे हैं। तो फीमेल टीचर्स जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो वाला डिपार्टमेंट, यानी कि मुझे ये सारे डिपार्टमेंट नंबर चाहिए। अब ये तो हम मैनुअली देख के तो नहीं लिखेंगे, 1 4 5 6 9, ऐसे तो मैनुअली नहीं लिखा जाएगा। तो इसके लिए ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेस्टेड क्वेरी चलाते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम, सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम टीचर, सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम टीचर वेयर। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं लाइन ब्रेक करके लिख दूं क्या, सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम टीचर वेयर वेयर जेंडर इक्वल टू फीमेल, ठीक है। और इसको बंद किया, सेमीकोलन लगाया, और एरर दिखा नहीं दिखा, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। एक बार क्वेरी को फिर से देखिए कि मैंने क्या लिखा, पहले लिखा सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन, यहां तक हो गया। अब नेस्टेड क्वेरी में क्या लिखा, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम टीचर वेयर जेंडर इक्वल टू एफ। और अब आप देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सारे यूनिक रिकॉर्ड है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, ये डुप्लीकेट हो जाएगा, मतलब एक ही वैल्यू आपको बार बार डिपार्टमेंट नंबर दिखाई देगी। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक कीवर्ड लगा दिया डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट लगाने से क्या हो जाएगा कि डुप्लीकेसी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप नेस्टेड क्वेरी भी लिख सकते हैं। काफी यूजफुल क्वेरी होता है, इसका काफी बार काम किया गया है। इस कंडीशंस को हम ज्वाइन क्वेरी से भी कर सकते हैं, इसे हम ज्वाइन कंडीशंस भी कहते हैं इस क्वेरी को, जैसा कि मैंने पहले बताया था। कैसे लिख सकते हैं जरा सा वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे ज्वाइन क्वेरी में अगर लिखना पड़ेगा तो मैंने लिखा सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम। अब ध्यान से देखिएगा मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, फ्रॉम डिपार्टमेंट डी कॉमा टीचर टी, ठीक है, वेयर, वेयर डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू टी डॉट डिपार्टमेंट नंबर एंड जेंडर
इक्वल टू फीमेल सेमीकोलन। तो आप इस तरीके से भी जब लिखेंगे तब भी आपको ये क्वेरी मिल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, बायोलॉजी। अब ये मल्टीपल टाइम्स इसने आउटपुट क्यों किया, क्योंकि मैंने लिखा डिपार्टमेंट डी कॉमा टीचर की, वेयर डिपार्टमेंट डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी एंड जेंडर इक्वल टू फीमेल। तो क्वेरी तो सही है बट आउटपुट मुझे लग रहा है कि कुछ हमने गलत मिला है। नहीं, डिपार्टमेंट ठीक है, डिस्टिंक्ट लगाना होगा, कोई नहीं। चलिए यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगा देते हैं। यहाँ पे डिस्टिंक्ट तो नहीं आया था, केमिस्ट्री, इंग्लिश। अच्छा, वो एक बार में एक ही रिकॉर्ड फेच करेगा ना, क्वेरी लिस्ट बन रही थी वो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक कीवर्ड लगाना पड़ेगा डिस्टिंक्ट, तो उससे आपका आउटपुट सही हो जाएगा। और अब देखिए सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, यहाँ पे टीचर, यहाँ पे दिस, और अब आपको 7 रोज जो आउटपुट आपको यहाँ मिल रहा था वही आउटपुट आपको यहाँ भी देखने को मिला। तो इसको हम जॉइन क्वेरी कहते हैं, जब मल्टीपल कंडीशन के साथ आप काम करते हैं और मल्टीपल टेबल्स के ऊपर काम करते हैं। जॉइन क्वेरी के लिए मल्टीपल टेबल्स का होना जरूरी है, और इस कंडीशंस को इक्यू जॉइन कहते हैं। जब हम इक्वलिटी के बेस पे काम करते हैं तो इक्यू जॉइन कहलाता है। आइए, इसके बाद कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास जिसे हम एग्रीगेट फंक्शंस कहते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं ग्रुप ऑफ वैल्यूज इन अ डेटाबेस, ग्रुप ऑफ वैल्यूज इन अ डेटाबेस। ऐसे फंक्शंस को एग्रीगेट फंक्शंस कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ टीचर्स आपको डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, है ना, तो इसके लिए आपके पास एक फंक्शंस होते हैं जिसको हम कहते हैं काउंट। इट विल काउंट द नंबर ऑफ टपल्स इन द रिजल्टेंट क्वेरी। एक फंक्शन होता है सम, इट विल फाइंड द सम ऑफ द ऑल द वैल्यूज फॉर द सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स हैज अ न्यूमेरिक डेटा टाइप। ये ध्यान रखना है। मैक्स से आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप वाले कॉलम से, मीन से आप मिनिमम निकाल सकते हैं, एवरेज से आप एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। बट एवरेज के टाइम में ध्यान रखना है कि एवरेज नल वैल्यू को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर आपको टोटल सैलरी पता करना है तो आपने लिखा सेलेक्ट सम सैलरी एज टोटल सैलरी फ्रॉम टीचर। तो ये क्या करेगा, सभी की टोटल सैलरी दे देगा। अगर आपको मैक्सिमम सैलरी पता करना है, मिनिमम सैलरी पता करना है, तो आप मिनिमम सैलरी पता कर सकते हैं, मैक्स सैलरी और मिनिमम सैलरी टीचर्स का। तो ये भी यहाँ पे सही काम कर रहा है। अगर आपको नंबर ऑफ टीचर्स एंड अर्निंग मोर देन 40,000 कितने लोग हैं ये काउंट करना है, तो काउंट क्लाउज के साथ आप यहाँ पे सैलरी काउंट के अंदर में कॉलम का नाम लिखिए, क्वेरी लिखिए, और आपको देखिए कंडीशन आपने लिख दिया और आपको आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ रोज यहाँ पे काउंट स्टार। अब यहाँ पे आप काउंट स्टार भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, द डिफरेंस बिटवीन काउंट स्टार और काउंट कॉलम नेम क्या होता है कि काउंट स्टार जो है वो नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है रिजल्टेंट क्वेरी, जबकि काउंट के साथ अगर आपने कॉलम का नाम लिखा है तो वो नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ आइटम को काउंट करेगा, जहां पे वो नल वैल्यू को इग्नोर कर देता है। आइए जरा सा कुछ एग्रीगेट फंक्शंस का यूज करके मैं आपको दिखा दूं। सेलेक्ट सम सैलरी, तो देखो यहाँ पे फ्रॉम टीचर, तो यहाँ पे ये हमें सैलरी दिखा देगा। हमने लिखा सेलेक्ट एवरेज सैलरी एवीजी, तो ये हमें एवरेज सैलरी दिखा देगा। अगर मैंने लिखा यहाँ पे सेलेक्ट मैक्स सैलरी और मीन सैलरी, मैक्स सैलरी, और मान लीजिए यहाँ पे आप एलियास भी देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख दीजिए मैक्सिमम, मैक्सिमम, तो ये आ गया। देखो इस तरीके से एलियास काम कर गया। मैंने एलियास के लिए आपको कल बताया भी था कि एलियास अगर आप चाहें तो एज नहीं भी लगाएंगे तब भी काम कर जाएगा, बस स्पेस के आगे उसको लिखने की जरूरत है। देखो इस तरह से आप मैक्स, मीन, एवरेज, ठीक है, मैक्स मीन एवरेज सम हो गया हमारा। तो अब हम काउंट के बारे में जानना चाहते हैं कि काउंट कैसे काम करता है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट काउंट लास्ट नेम, मैंने कहा सेलेक्ट काउंट लास्ट नेम फ्रॉम टीचर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दो चीज आपको डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट काउंट फ्रॉम टीचर और यहाँ पे लिखना चाहता हूँ काउंट स्टार। अब जरा ध्यान से देखिएगा, काउंट नेम तो आपको 12 बता रहा है, लास्ट नेम, काउंट लास्ट नेम 12 बताया, लेकिन काउंट स्टार आपको 14 बताया। कोई बात नहीं, एक बार फिर से देखते हैं इसको। और इस बार काउंट स्टार के साथ मैंने यहाँ पे काउंट फर्स्ट नेम को भी लगा देता हूँ, फर्स्ट नेम कुछ भी लगा देता हूँ, कोई भी कॉलम आप लिख सकते हो, बस उसमें नल वैल्यू नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 12, यहाँ पे 14, यहाँ पे 14, ऐसा क्यों? तो एक बार सेलेक्ट स्टार लगाते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम काउंट, ठीक है, सॉरी फ्रॉम टीचर। तो अब जरा ध्यान से देखिए, फर्स्ट नेम में कहीं भी नल वैल्यू नहीं है, जबकि लास्ट नेम में दो जगह आपको नल वैल्यू मिलेगा। तो मैंने अभी बताया था कि काउंट जब भी कॉलम का नाम आता है वहां पे काउंट के साथ, तो वो नल वैल्यू को काउंट नहीं करता है।
अगर नल वैल्यू नहीं है तो देखो काउंट प्रॉपर है। काउंट स्टार हमेशा नंबर ऑफ टपल्स को काउंट करता है, नंबर्स ऑफ रोज को काउंट करता है। डजंट मैटर कि नल वैल्यू के साथ है या विदाउट नल है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंट स्टार, काउंट कॉलम नेम एंड काउंट स्टार। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? चलिए, अब आता है कि अगर डिपार्टमेंट वाइज़ काउंट करना है कि भाई ऐसे रिकॉर्ड्स को ही काउंट करो जिसका डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस हो और वो उसका मतलब दूसरी जगह से हमने डिपार्टमेंट ले लिया, कंप्यूटर साइंस टीचर्स हमें पता करने हैं, तो जॉइन क्वेरी हमने लिखा यहाँ पे। तो देखो ज़रा-सा जॉइन क्वेरी कैसे चल रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि अब आपको आप एक ग्रुप बाय कमांड भी है कि मैं आपको वो भी बता देता हूँ, जब आप एग्रीगेट फंक्शंस हमने कर लिया है, तो मान लो आपको डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय काउंट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट काउंट स्टार, ठीक है? और यहाँ पे मैंने लिखा डिपार्टमेंट नंबर, नंबर, ठीक है? फ्रॉम टीचर, टीचर, और इसके आगे एक कमांड लगा देना यहाँ पे ग्रुप बाय। ग्रुप बाय हमेशा ही एग्रीगेट फंक्शंस के साथ काम करता है। ग्रुप बाय का काम है कि रिकॉर्ड्स को ग्रुपिंग करना। ये क्या करेगा, डिपार्टमेंट नंबर की बेसिस पे ग्रुपिंग करके आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि भाई डिपार्टमेंट नंबर 1 में 2 एम्प्लॉय हैं, 2 में 2 एम्प्लॉय हैं, 3 में 2 एम्प्लॉय हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सभी में एम्प्लॉय इन्होंने बता दिया। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि भाई मुझे डिपार्टमेंट का नाम भी पता चले, मुझे डिपार्टमेंट का नाम भी पता चले। तो ये कैसे होगा कि नाम के हिसाब से अब 1-2 से थोड़ी पता चल रहा है कि भाई आपने कौन-सा डिपार्टमेंट दिखाया हमें। समझ रहे हो बात को? तो डिपार्टमेंट का नाम भी चाहिए हमें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिपार्टमेंट नंबर की जगह पे हम डिपार्टमेंट का नाम लिख देते हैं। लिख दिया? और अब मैं इसको ग्रुप बाय को भी हटाऊँगा यहाँ से। अब मैं यहाँ से ग्रुप बाय हटा दूँगा क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट का नाम चाहिए। ठीक है? काउंट स्टार, यहाँ पे फिर से क्वेरी को चेंज करता हूँ, वो अपडेट हो गया होगा। डिपार्टमेंट नेम कॉमा काउंट स्टार, ठीक, एंटर दबाया। फ्रॉम टीचर टी कॉमा डिपार्टमेंट टी, एंटर दबाया। वेयर, 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 अब यहाँ पे मैंने क्या लगाया, वेयर, और वेयर में मैंने लगाया यहाँ पे टी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, टी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, टीचर में डिपार्टमेंट नंबर है, इक्वल टू टी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, हो गया यहाँ पे, हो गया ना? लेकिन मुझे तो ग्रुप बाय चाहिए, तो मैंने इसके आगे क्या लगा दिया, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम। और अब देखो, अब आपको डिपार्टमेंट के नाम के हिसाब से इसने मुझे सारे आउटपुट दिखा दिए। अच्छा, इसी क्वेरी को मैं इस क्वेरी को एक बार फिर से लिखना चाहूंगा, ठीक है, फिर से, और यहां पे मैंने लिख दिया ऑर्डर वाई डिपार्टमेंट नेम, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नेम। तो अब देखो ये ऑर्डर बाय अल्फाबेटिकली अरेंज भी हो गया। ऑर्डर बाय मैंने पहले बताया था सबसे लास्ट में यूज करते हैं, इससे इसको ख्याल रखना। अब देखो बायोलॉजी डिपार्टमेंट से 1 एम्प्लॉय है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 2 है, कॉमर्स में 1 है, कंप्यूटर साइंस में 2 है, इकोनॉमिक्स में 2 है, इंग्लिश में 2 है। तो इस तरीके से देखो ये कितना मस्त तरीके से आपका काम कर रहा है। तो आप ज्वाइन क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे, ग्रुप बाय का इस्तेमाल करेंगे, आपकी आउटपुट हमेशा अच्छी होगी। अब आते हैं कि कुछ कैलकुलेशंस, आप अरिथमेटिक कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं सेलेक्ट कमांड के साथ। इसके लिए क्या करना होगा, वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कॉलम के साथ, और आप उसके आगे अगर एलियास लगाना चाहें तो लगा दें। जैसे कि सभी की सैलरी 10% बढ़ा के देखना चाहता है 10%, या यहाँ पे 1.1 लिखा हुआ है, तो 1.1 का मतलब तो 10% तो नहीं होगा, ये 100 मतलब, समझ रहे हैं? 110% हो गया ये। तो उसकी सैलरी को बढ़ा के देखना चाहते हैं ये, 10% से बढ़ के वो देखना चाहते हैं कि भाई अगर सैलरी इतना है और उसमें 10% का और इज़ाफ़ा हो जाए तो हम कैसे लिखेंगे क्वेरी। तो हम ये वाला भी काम यहाँ पे कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ये चीज़ मैंने अभी आपको बता दिया है, ग्रुपिंग बेस्ड ऑन एट्रिब्यूट और एसक्यूएल, ग्रुप बाय का भी इस्तेमाल मैंने अभी आपको दिखाई दिया है। तो इसको ऐड एंड एसक्यूएल क्वेरी, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट नंबर किया, काउंट स्टार किया, नंबर ऑफ टीचर्स फ्रॉम टीचर्स, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर जो मैंने आपको दिखाया था। और अब आप देखिए डिपार्टमेंट का नंबर, नाम और नंबर ऑफ टीचर्स सारे ही आ रहे हैं। तो वो भी मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ये क्वेरी भी मैंने आपको करके दिखा दिया है। देखो ये सेम कमांड है, बस इन्होंने अलियास यूज नहीं किया, मैंने अलियास यूज किया है। इसके बाद चलिए वो रह रहा है जो मैं करा देता हूं अभी, हैविंग क्लॉज। ग्रुप बाय के साथ एक हैविंग क्लॉज भी होता है।
हैविंग क्लॉज का क्या काम होता है? जब आप किसी ग्रुप पे कोई कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं, जब किसी ग्रुप पे आप कोई कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम हैविंग क्लॉज लगाते हैं। आइए ज़रा सा इस क्वेरी को कंप्लीट करते हैं, पहले हैविंग क्लॉज वाले को। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ये, यहाँ आ गया, यहाँ भी आ गए, यहाँ भी आ गए, ऑर्डर बाय को अभी मैं हटा देता हूँ, ठीक है? यहाँ भी आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसका डिपार्टमेंट का नाम सी से स्टार्ट होता हो, सी से स्टार्ट होता हो। मुझे वही रिकॉर्ड दिखाओ। तो देखो, ये वाला रिकॉर्ड आ गया। तो हमने क्या किया, ग्रुप पे कंडीशन लगाया। ये जो हैविंग क्लॉज है ये ग्रुप पे काम कर रहा है, तो ग्रुप पे कंडीशन चल रहा है, ठीक है? इसी तरीके से मान लीजिए आपको कोई और कंडीशन लगाने हैं, तो आप और भी कंडीशन लगाइए, दिल खोल के लगाइए। अब यहाँ पे हैविंग क्लॉज का एक काउंट के साथ होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि भाई वही रिकॉर्ड दिखाओ जिसमें, वही डिपार्टमेंट दिखाओ जिसमें एक से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, या वो डिपार्टमेंट दिखाओ जिसमें एक ही एम्प्लॉय काम कर रहा है। तो लो, एक एम्प्लॉय वाला डिपार्टमेंट आ गया। अब मैं चाहता हूं कि भाई मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसमें एक से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन लगा दिया। अब देखो, एक से ज्यादा वाला आ गया। अब मैं चाहता हूं कि भाई मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसमें दो से ज्यादा टीचर्स या एम्प्लॉय हैं जो काम कर रहा है उस डिपार्टमेंट में, तो मैंने यहाँ पे दो लिख दिया। अब एक भी रिकॉर्ड नहीं आएगा क्योंकि दो से ज्यादा कोई है ही नहीं, मैक्सिमम दो ही टीचर्स हैं एक डिपार्टमेंट में। तो इस तरीके से आप हैविंग क्लॉज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो आप सेलेक्ट कमांड कैन आल्सो रिजल्ट इन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट अभी मैंने आपको दिखाया कि कई बार ऐसे भी क्वेरी आएंगे जहां पे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, जो आपको यहां देख सकते हो एम्प्टी सेट आउटपुट आया हुआ है ना, तो यही चीज हो गया। तो इसका कोई मतलब नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि ये एरर है। चलिए, अब एक कैलकुलेशन वाला पार्ट रह गया था कि सबकी सैलरी को 10% से बढ़ा के देखना है, यानी कि सैलरी 110% हो जाए, यानी कि जो है उसमें 10% का इजाफा हो जाए, तो सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा सैलरी कॉमा सैलरी। अब इसको आप दो तरीके से इक्वेशन बना सकते हो, या तो 1.1 करके और यहाँ पे एज एज सैलरी प्लस 10% लिख देता हूं। मैं कमेंट मैसेज ही बना देता हूँ फ्रॉम टीचर। तो देखो, सैलरी अगर 10% हो जाएगा तो कितना बढ़ेगा, क्या हो गया इस सबका। तो इस तरह से आप कैलकुलेशंस भी कर सकते हो। अलग अलग तरीके से आप जो भी कैलकुलेशंस करना चाहो, आप मतलब चेक करना चाहते हो कि भाई सैलरी में इतना हो जाए। अच्छा, इसको लिखने का एक तरीका और भी हो सकता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि सैलरी प्लस सैलरी मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आप 0.1 दे दो तो 10% हो जाएगा ये। तो देखो, ये 10% इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से आप क्वेरी भी कर सकते हो। तो फाइनली मैंने आपका डेटाबेस कंसेप्ट चैप्टर्स को खत्म कर दिया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जहां मैं इन एक्सरसाइज को डिस्कस करूंगा आपके साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।